क्या किसी बच्चे को याद है LCR सीरीज सर्किट? चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। पहले सबसे पहले क्या लगाया था हमने? R, फिर कॉइल और फिर एक कैपेसिटर, और इसको हमने एक AC सप्लाई दी हुई थी। ये AC सप्लाई का सोर्स है, AC सोर्स। ये प्रतिरोधक है, इसका प्रतिरोध R, सेल्फ इंडक्टेंस L, और ये कैपेसिटर है इसलिए इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C है। इस तरीके से ये आप चाहे तो RLC सर्किट लिख सकते हो या LCR लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे, अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। इसमें परिपथ की प्रतिबाधा निकाली गई थी, याद है किसी को? इंपीडेंस काहे से प्रदर्शित किया गया था? Z से, और Z की एक वैल्यू आई थी बेटा √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर। ये परिपथ की प्रतिबाधा मिली थी हमको। हम चाहें तो इस Z को ना ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? √R² प्लस XL। आप याद करें। अच्छा बताइए XL क्या चीज है? हाँ जी, वेरी गुड। XL है प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC क्या चीज है? धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब ये एलिमेंट सिंगल सर्किट में लगते हैं कहीं पर अकेले, तो अवरोध जो लगाते हैं उसको हम प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। और जब कॉम्बिनेशन इनका लगता है, चाहे फिर वो दो का हो या तीनों का कॉम्बिनेशन हो, उस समय धारा के मार्ग में जितना भी अवरोध लगता है उससे फिर हम बोलने लगते हैं प्रतिबाधा, इंपीडेंस कह देते हैं उसी को, ठीक है। अच्छा, XL की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है। XL का फॉर्मूला बेटा क्या था? ω/L। और बउआ XC की वैल्यू बताओ? 1/ωc। हम चाहें तो XL की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ω/L, और माइनस XC की जगह पर 1/ωc। ये चेंजेस आप कर सकते हो, जिनके फॉर्मूले मालूम है फॉर्मूले उनकी जगह पर रख सकते हो। करने को और भी बहुत सारे काम है। ओमेगा की जगह 2πf लिखा जा सकता है ना, बट ठीक है, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। और सर्किट में करंट कितनी होगी? करंट इन द सर्किट I0 इज इक्वल टू E0/Z। याद करिए, Z इज इक्वल टू E0/I0 आया था, देन I0 इज इक्वल टू E0/Z। E0 की जगह पर E0, Z की जगह पर हम ये लिख सकते हैं √R² प्लस ω/L माइनस 1/ωc होल स्क्वेयर। ये सर्किट में मैक्सिमम करंट या करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये तो हुई जो हमने अभी तक स्टडी किया है, उसकी कुछ झलक मैंने आपको दिखा दी, ये कर चुके हैं आप, ठीक है। हमको आज करना क्या है इससे संबंधित? क्यों फिर से LCR सीरीज सर्किट पे हम वापस आ रहे हैं? एक छोटी सी काम रह गया इस पे करना हमारा, कि हम ये जानना चाहते हैं कि सर्किट में अगर ये अवरोध है तो ऐसी सिचुएशन पे LCR सर्किट में सबसे ज्यादा करंट कब फ्लो होगी? किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होती है, उस पे ऑब्स्टेकल भी लगता है, तो अवरोध इतना लग रहा है Z के बराबर। अगर अवरोध इतना लगेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम ये समझना चाहते हैं कि उस सर्किट में जो LCR सर्किट हमारा होता है सीरीज सर्किट, उसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, उसके लिए क्या कंडीशन है? समझ रहे हैं? LCR श्रेणी परिपथ में वैद्युत धारा के अधिकतम होने की शर्त क्या है? कि करंट मैक्सिमम हो जाए। आप करंट का फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है करंट का, या ये फॉर्मूला आप देखिए। करंट ये EMF है और ये प्रतिबाधा इंपीडेंस। करंट इंपीडेंस के विलोमानुपाती है।
तो किसी भी परिपथ का, एलसीआर सीरीज परिपथ की अगर प्रतिबाधा किसी तरह से कम हो जाए, प्रतिबाधा, तो उसमें करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। फॉर्मूले से भी पता चलता है और हमको ऐसे भी समझ में आता है कि बात तो सही है, एक सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहे हैं, अगर वो ज्यादा अवरोध लगाएगा तो चार्जेस कम फ्लो होंगे, करंट कम जाएगी। अगर वो कम अवरोध करेगा तो चार्जेस ज्यादा फ्लो होंगे, करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो और यहां फॉर्मूले से भी पता चलता है कि प्रतिबाधा कम होने से ही करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो एलसीआर श्रेणी परिपथ में वैद्युत धारा के अधिकतम होने की शर्त क्या है? आंसर है एलसीआर सीरीज परिपथ की प्रतिबाधा कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम। अगर आप ये कर पाते हैं तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी फिर, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, एलसीआर श्रेणी परिपथ में वैद्युत धारा के अधिकतम होने की शर्त, अधिकतम होने की शर्त, क्या शर्त है कि परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होना चाहिए। परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान परिपथ की प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन LCR series circuit. It means if you want the maximum current in LCR series circuit, then you should less Z, आपको Z की वैल्यू कम चाहिए फिर, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना, ठीक। अब Z हम कम कैसे कर सकते हैं, फिर बात तो वही है ना, अभी करंट का पता कहां चला, अभी तो हमको ये पता चला ना कि अगर करंट ज्यादा चाहिए तो Z का मान कैसा कर दो, कम। तो Z कैसे कम कर दें? अब Z के कम के होने की शर्त सुनिए, LCR श्रेणी परिपथ LCR श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होने की शर्त, न्यूनतम होने की शर्त। अब Z हम न्यूनतम करना चाहते हैं, देखो ध्यान से, ये Z का फॉर्मूला है, इसे मिनिमम करना है। क्या होगा तो हम इसे मिनिमम कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये रेसिस्टेंस, पहले देखो कि Z में आता कौन कौन है। रेसिस्टेंस आता है, ओमेगा L आता है, मतलब XL आता है और XC आता है। R जो होता है रेसिस्टेंस, ये तो सर्किट का हार्डवेयर पार्ट है, आप इसको तो टच नहीं कर सकते, इसको आप कम नहीं कर सकते, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कुछ नहीं करोगे ना, तो जो वायर ही लगाई होंगी आपने, उन्हीं का कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा, तो इसको तो आप हटा नहीं सकते। क्या वायर हटा दोगे? वायर हटा दोगे तो कनेक्शन कहां करेंगे फिर आप? तो R को आप घटा नहीं सकते, R में आप बदलाव नहीं कर सकते। XL माइनस XC, इसमें हम कुछ कर सकते हैं काम। क्या कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दें हम जिससे XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, परिपथ में लगा प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, तो आप जानते हैं क्या होगा, जब XL और XC दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, बराबर। फिर बराबर वैल्यू हैं और एक में दूसरी आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0।
जैसे ये दोनों बराबर हैं, दोनों 5 5 है, तो जब 5 में 5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, और 0 का स्क्वायर करने से 0। ये टर्म पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा यहां से। अगर ये टर्म एलिमिनेट हो गया तो केवल कौन बचेगा, r, और पहले की तुलना में z की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी z में कौन कौन है, अंडर रूट के अंदर r का स्क्वायर भी है और एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर भी है। लेकिन अगर कोई जतन करके कोई ऐसा सुइटेबल अरेंजमेंट मैं कर दूं कि एक्सएल में एक्ससी के बराबर करवा दूं, उस वक्त ये टर्म 0 हो जाएगी और इस जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें से ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो z की वैल्यू पहले की तुलना में कुछ कम पड़ जाएगी। और जैसे ही z का मान कम हुआ, समझो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो z को कम करने का हमारे पास केवल और केवल एक उपाय है। क्या उपाय है बताइए, एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एक्ससी के बराबर। तो न्यूनतम होने की शर्त क्या है प्रतिबाधा की, प्रतिबाधा z के न्यूनतम होने की शर्त। क्या पता चला कि प्रेरकीय प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात के बराबर होना चाहिए। प्रेरकीय प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। धारितीय प्रतिघात के बराबर होना चाहिए। बउआ हो, ये नहीं समझ में आया बेटा आपको, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, एक्सएल। आप लिख लेना प्रेरकीय प्रतिघात बराबर धारितीय प्रतिघात, हिंदी में आप लिख सकते हैं। एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी। यू नो द फॉर्मूला, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। एक्ससी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आइए और एल उधर भेज दीजिए। ओमेगा बेटा इधर गुणा में आ जाएगा, तो ओमेगा का ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। एल उधर पहुंच जाएगा ना भाग में, तो 1/LC। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा विल बी 1/√LC। आप जानते हैं ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि सर्किट में जो भी आप ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या चीज है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। आपके द्वारा परिपथ में आरोपित किए गए विद्युत वाहक बल की कोणीय आवृत्ति। कुछ बात समझ में आई। अगर परिपथ में आरोपित की गई कोणीय आवृत्ति का मान 1/√LC के बराबर आ जाता है, हो जाता है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। मतलब उस वक्त एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा। मतलब उस वक्त जेड न्यूनतम हो जाएगा। मतलब उस वक्त करंट मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति 1/√LC के बराबर होनी चाहिए। हम इस ओमेगा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये कोणीय आवृत्ति ओमेगा का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, 2πf, जहां f फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। ये ओमेगा की जगह लिखा, ये हमने 1/√LC। तो f की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1/2π√LC। तो अगर आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति इसके बराबर आप कर देंगे, तो उस सिचुएशन पर प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाएगा, Z मिनिमम हो जाएगा, और Z मिनिमम होने के साथ साथ करंट मैक्सिमम हो जाएगी। यह शर्त है। और आप जानते हो ये क्या चीज है, मैं इसको लिखे दे रहा हूं। अच्छा, आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति
ये आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति है। ठीक, अब ये कैसे कर सकते हैं हम? अब देखो, ये तो ठीक है, मान लिया हमने कि जो शर्त आपने निकाली वो सही है। क्या शर्त में निकला कि आरोपित विद्युत वाहक बल की जो आवृत्ति है वो 1/2 पाई √LC होनी चाहिए। पर आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति तो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। जैसे आपको बताया गया कि जो जनरेटर चलाए जाते हैं, एसी जनरेटर, उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 3000 राउंड पर मिनट का होता है। तो हम जनरेटर की फ्रीक्वेंसी 3000 राउंड पर मिनट रखेंगे या इसके हिसाब से रखेंगे? अब फिर देखो प्रॉब्लम आ रही है ना हमारे सर्किट पे। अभी इससे पहले जब हमने एसी सर्किट पढ़े, एसी करंट पढ़ी, तो उसमें हमको सबको क्या सिखाया गया? एक बात आपको समझाई गई कि हमारे यहाँ जो एसी जनरेटर होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो इतनी स्पीड में चलाए जाते हैं कि उनका 3000 चक्कर 1 मिनट में लगाते हैं। वो 50 साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में 50 चक्कर। और आज आप कह रहे हो कि अगर आपको एलसीआर सीरीज सर्किट में करंट मैक्सिमम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से सेट करो। तो हम फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से सेट करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी 50 चक्कर प्रति सेकंड रखेंगे। कितनी रखेंगे? तो आंसर है हम फ्रीक्वेंसी 50 चक्कर प्रति सेकंड ही रखेंगे। तो आप तो कह रहे हो कि इतनी रखो। हम इसके अकॉर्डिंग एल और सी चेंज कर लेंगे अपने। कैसे चेंज कर लेंगे? आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां से बोलूं कि मुझे एल या सी की वैल्यू मुझे बताइए, सी की वैल्यू बताओ, तो आप सी की वैल्यू यहां से निकालिए और बताइए कितनी आएगी सी की वैल्यू। सी इधर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर उधर भेज दो, 1/L इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब C इज इक्वल टू 1/L। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा का मान 2 पाई f, तो ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, ये C की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखो, जरा गौर कीजिएगा। हमने जब ये LCR सीरीज सर्किट बनाया, हमने उसमें R लगाया, और R इस फॉर्मूले में वैसे कहीं आ नहीं रहा है। जो भी मुझे चाहिए मैंने रेजिस्टेंस लगा लिया, हमने उसमें एक इंडक्टर लगाया, और हम इसका L जानते हैं। लगाया ही हमने ऐसा कि उसके L की वैल्यू हमें कैसी हो, मालूम हो, हमें उसका L पता होगा। हमने ऐसा L उस पर लगा दिया। अब R तो लगे न लगने से इस पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो जितना R चाहिए वो R लगाया हमने, और जो भी L चाहिए हमको वो L लगाया, और उसकी वैल्यू हमको कैसा है मालूम है। अब हमने क्या किया, देखो हमने L की इस सूत्र को यूज किया, C इज इक्वल टू 1/L इंटू 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। L क्योंकि हमें पता है तो हमने L का मान लिख दिया, 4 की जगह 4 लिख दिया, पाई की जगह 3.14 लिख दिया, f की जगह पर 50 साइकिल पर सेकंड लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एसी का फ्रीक्वेंसी कितना रहने वाला है, 50 चक्कर प्रति सेकंड। तो f की जगह हमने कितना लिख दिया, 50। सारी वैल्यूज लिख गई। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। जितना C की वैल्यू मिलेगी वो वाला C आप यहां यूज करिए। मेरी कुछ बात समझ में आई? तो हमको चेंज किसको करना है? हमको चेंज जो आरोपित आवृत्ति होगी वो 50 साइकिल पर सेकंड ही लगाएंगे, पर हम सर्किट में चेंज किसको कर लिया करेंगे, हम C को बदल लिया करेंगे। तो हम सर्किट में R लगाएंगे, हम सर्किट में L भी लगाएंगे, और C की वैल्यू L के अकॉर्डिंग बदल लेंगे, और ऐसा बदल लेंगे ताकि फ्रीक्वेंसी कितनी बनी रहे, 50 ही बनी रहे फ्रीक्वेंसी। और जो C का मान निकलेगा वो फिर हम यहां यूज करेंगे। C अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर लो, ये नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से R यूज कर लो, अपनी मर्जी से L लगा लो, लेकिन अपनी मर्जी से C नहीं लगा सकते। C इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाइए। और जब आप ऐसा कर लोगे तो क्या होगा, आप ऐसा कर लोगे तो यह शर्त पूरी हो जाएगी, यह शर्त पूरी हो जाएगी, इसका मतलब है यह शर्त पूरी हो जाएगी, इसका मतलब है यह शर्त पूरी हो जाएगी। अगर यह शर्त पूरी हो गई कि ये दोनों बराबर हो गए,
अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये टर्म 0 हो जाएगा और Z मिनिमम हो जाएगा। Z मिनिमम हो जाएगा तो करंट अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। समझ रहे हैं? इस तरह से हम LCR सीरीज सर्किट में करंट को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो बताइए, करंट मैक्सिमम करने के लिए अप्लाइड EMF की फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे, 50 की 40 या 60 करेंगे? किसको बदलेंगे आप? C को चेंज करेंगे। आपको ये जानकर, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा या आज आपको हैरानी भी होगी। आप सबके घर में टेलीविजन होते हैं। आज बड़ी मनपसंद बात कह दी, आप सोचोगे टेलीविजन का नाम ले लिया, है ना? टेलीविजन आपको देखना बहुत पसंद है और उस टेलीविजन के साथ आपको एक रिमोट मिला जिसको दूर से बैठे बैठे आप रिमोट से सारा का सारा उसको ऑपरेट करते रहते हो। ठीक है? क्या आप जानते हो कि जब आप रिमोट का बटन दबाते हो कोई भी, आप क्या करते हो? एक्चुअली आप सी ही बदल रहे होते हो। आप क्या बदलते हैं उसका? आप सी बदल देते हैं। आप जब उसका सी बदल देते हैं, उसके बारे में जब हम रिजोनेंट सर्किट पढ़ेंगे ना तो हम बात करेंगे। तो अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा बेचैनी आने दो अंदर कि कैसे हो जाता है वो सारा कुछ, फिर आपको अच्छा लगेगा। और ये चीज नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ने वाले हैं हम लोग कि अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जब आप रिमोट का कोई भी बटन दबाते हो चैनल बदलने के लिए, चैनल बदलने के लिए, या वॉइस बदलते हो, वॉल्यूम बढ़ाते घटाते हो, तो उसमें आप सी का मान बदलते हो। किसके लिए क्या बदलना रहेगा ये हम बताएंगे जब हम रिजोनेंट सर्किट को पढ़ेंगे। अनुनादी परिपथ, LCR अनुनादी परिपथ इसके जस्ट बाद लगा हुआ है, उसको स्टडी करना है, पर इसका जिक्र अभी हम ज्यादा गहराई से नहीं करेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? समझ में आया? तो इस तरह से हम ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और, जैसे हमने क्या सीख लिया कि Z को मिनिमम कैसे करना है, सीख लिया अब आपने, और Z मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमने करंट को मैक्सिमम करना सीख लिया और Z को मिनिमम करना सीख लिया। अब आप सबके मन में क्वेश्चन आना ही चाहिए कि आपने Z मिनिमम कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, बट फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने Z को क्या किया है, मिनिमम या मैक्सिमम? Z को मिनिमम किया है कितना? अरे मिनिमम में भी तो कुछ होगा ना, कि कम करते 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 इतना कर दिया हमने और इससे ज्यादा कम नहीं कर पाए आप। तो Z मिनिमम कर दिया, पर Z की वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसको देख लीजिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, प्रतिबाधा का न्यूनतम मान कितना होगा? प्रतिबाधा से पूछो, ये प्रतिबाधा का सूत्र है, यही बताएंगे हमको। क्या कर दिया है आपने, बताइए? आपने जतन करके एक्सेल को किसके बराबर कर दिया, और जैसे इसको बराबर कर दिया टर्म कैसा हो गया, और जैसे ही टर्म 0 हो गया Z बराबर क्या बचा? अंडर रूट आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा? R। समझ आ गया आपको? तो ज्यादा जब आप Z कम करने जाओगे तो कम से कम Z कितना कम कर पाओगे आप? R से कम नहीं कर सकते आप इसको। अगर बहुत ज्यादा कम कर लोगे तो कितना कर लोगे आप? R के बराबर कर सकते हो, R से नीचे नहीं ले जा सकते उसको। इसका मतलब यह हुआ कि जब करंट मैक्सिमम होगी उस सिचुएशन पर परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो किसके बराबर रह जाएगी? परिपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर रह जाएगी। तो क्या उस समय ये दोनों प्रतिबाधा में कोई रोल अदा नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर होके क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये दोनों बराबर होके एक दूसरे से कैंसिल हो गए। केवल परिपथ में इतने के बराबर प्रतिरोध लगा करेगा, बस। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, क्यों कर रहे हैं ये सब आप? बिकॉज आई वॉन्ट दैट करंट शुड बी मैक्सिमम इन अवर सर्किट। हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में करंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो क्या ऐसा करके करंट मैक्सिमम हो जाएगी? आंसर इज यस, हो जाएगी। अरे Z मिनिमम हो गया बेटा, तो करंट तो मैक्सिमम हो ही जाएगी।
तो करंट मैक्सिमम हो गई, आंसर है हो गई, तो कितनी हो गई? फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि भौतिक विज्ञान मापन की विज्ञान है, हम हर चीज को माप के देखना चाहते हैं। आप अगर मेरे से आके ये कहोगे कि आज बारिश ज्यादा हुई है, कल बारिश कम हुई थी, हम नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे कि हमको नाप के बताओ। फिर आप बताओगे कि कल बारिश हुई थी 3 मिलीमीटर, आज बारिश हुई है 3.2 मिलीमीटर, फिर हम मान जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो फिजिक्स मेजरमेंट का साइंस है, उसमें कम है ज्यादा ये नहीं चलता, उसमें क्या चलता है? हाउ मच, कितना है, ये बताइए मुझे। तो करंट को मैक्सिमम कर लिया है, बट प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम करंट, करंट मैक्सिमम कब होगी? जब Z मिनिमम होगा। E नॉट अपॉन Z मिनिमम, और Z मिनिमम की वैल्यू कितनी है? तो E नॉट अपॉन R, दिस इज द मैक्सिमम करंट इन LCR सीरीज सर्किट। समझ आया? नहीं समझ में आया? ये मैक्सिमम करंट है, और ये मैक्सिमम करंट तो वही करंट है जो केवल प्रतिरोध के लगे होने पर फ्लो होती है। याद करिए, केवल जब प्रतिरोध लगता है उस समय इतनी तो मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। हाँ तो ठीक है, क्योंकि इनके प्रतिबाधा एक दूसरे से क्या हो चुकी हैं? इनके प्रतिघात एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं। ये न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ करेंगे बहुत ज्यादा, इसलिए प्लीज आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इन्हें। और एक छोटी सी चीज देख लीजिए, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सर्किट में करंट को क्या कर सकती है? मैक्सिमम कर सकती है। प्रतिबाधा को क्या कर सकती है? मिनिमम कर सकती है। तो इस फ्रीक्वेंसी का ना हमने एक नाम रख दिया, इस फ्रीक्वेंसी का हमने नाम रख दिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हम बोलेंगे कि ये सर्किट की, ये LCR सीरीज परिपथ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल क्यों नाम रखा भाई? फिर से बात आई, नेचुरल क्यों नाम रखा? नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक भी होता है, पर यहां हमारा मतलब है स्वाभाविक से। देखो गौर कीजिए, कोई चीज मैक्सिमम कब होगी? जब वो, उसका जो फ्लो होगा वो नेचुरल फ्लो होगा। इस फ्रीक्वेंसी के आ जाने से परिपथ में प्रतिबाधा कैसी हो जाती है? सबसे कम। अब अगर बेटा परिपथ की प्रतिबाधा सबसे कम हो गई, इसका मतलब है धारा के मार्ग में या आवेशों के मार्ग में अवरोध कैसा लग रहा है? बहुत कम। अगर आवेश के मार्ग में अवरोध बिल्कुल कम हो गया तो आवेश अपने नेचुरल तरीके से फ्लो हो सकते हैं। देखो अवरोध अगर ज्यादा होगा तो क्या वो नेचुरल तरीके से फ्लो हो सकते हैं? एज ए छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपको कई टीचर पढ़ाते हैं। जब आपको कई टीचर पढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कई टीचर पढ़ाते हैं, तो जब यहाँ पर कई लोग पढ़ाते हैं आपको, तो ऐसा होता है कि कभी बच्चे, जब मैं भी पढ़ता था ना, तो मैं भी, कुछ टीचर ऐसे होते थे स्कूल में जिनसे बहुत डर लगता था, और कुछ टीचर ऐसे होते थे जो पढ़ाते थे लेकिन उनसे डर भी उतना नहीं लगता था उनसे। अब आप सोचो, जो टीचर आपकी क्लास में, अगर आप उनसे बहुत ज्यादा डरते हो, इसका मतलब अवरोध ज्यादा है, तो क्या आप उनकी क्लास में नेचुरल तरीके से बिहेव कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका एक जो स्वभाव है, आप उस तरीके से ना तो उनसे क्वेश्चन पूछ पाते थे, आप इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते थे। नेचुरली बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एक ऐसे टीचर आपके सामने है जिनसे आप डरते नहीं हैं, आप अपनी कोई भी बात उनसे पूछ सकते हैं, वो ज्यादा डराते नहीं है, ज्यादा मारते नहीं है बच्चों को, जब भी आप उनसे कुछ पूछते हैं बड़े प्यार से वो आपको बता देते हैं, तो फिर उनसे डर कम लगता है, और डर कम लगता है तो हमारा बिहेवियर उनके सामने कैसा हो जाता है? नेचुरल बिहेवियर हो जाता है। सिमिलरली सर्किट में जब प्रतिबाधा कैसी होगी? कम, तो जो चार्जेस होंगे वो अपने नेचुरल बिहेवियर से फ्लो हो सकते हैं। और अगर प्रतिबाधा बहुत ज्यादा होगी, टाइट होगा, उसमें से ज्यादा चार्ज फ्लो नहीं हो सकेगा, तो फिर
चार्ज नेचुरल बिहेवियर चार्ज का नहीं रहेगा, वो नेचुरली फ्लो नहीं हो पाएंगे उस वक्त। तो चार्ज नेचुरली कब फ्लो हो पाता है बताइए? जब प्रतिबाधा कम होती है, और उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस फ्रीक्वेंसी के होने पर परिपथ में जो आवेश होता है वो नेचुरली फ्लो हो सकता है, इसलिए हमने इस फ्रीक्वेंसी का नाम रखा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। हिंदी में लिख लीजिए, क्या बोल सकते हैं? एलसीआर श्रेणी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति। नोट करिए जल्दी से, एलसीआर श्रेणी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति। मैं नहीं लिखूंगा, आप नोट कर लीजिए इसे। एलसीआर श्रेणी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति। एलसीआर श्रेणी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा सभी ने? तो ये भी आपको याद रखना है, और हो सकता है आप बुक में देखेंगे इसको एफ नॉट से उन्होंने लिखा हो, बिकॉज दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और किसकी है? परिपथ की फ्रीक्वेंसी है। तो हर एलसीआर सर्किट की ना अपनी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, याद कर लीजिए इस बात को। देखो आप गौर नहीं कर रहे हो मेरी बात पे, मैं बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, और आप एक ध्यान नहीं दे रहे। क्या नहीं ध्यान दिया? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी है? जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है उसकी है। किसकी है? यही तो मैं आपको बताता हूं कि आप ध्यान ही नहीं देते हो कभी। देखो क्या लिखा, ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। ये एलसीआर श्रेणी परिपथ की आवृत्ति है, अप्लाई किया गया आवृत्ति नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस दुनिया में जितने एलसीआर सीरीज सर्किट है ना, उन सब की अपनी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती ही है। अपनी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती ही है, याद कर लीजिए। ये आपको रिजोनेंट सर्किट में काम करेगा। बस इतना सा एलसीआर सीरीज सर्किट में बचा हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एलसीआर रिजोनेंट सर्किट आ जाएगा, एलसीआर सीरीज सर्किट ही रहेगा। पर ये रिजोनेंट सर्किट कैसे बनता है, ये हम उस पर देखना चाहते हैं। कुल मिला के आप ये समझ लो कि एलसीआर सीरीज सर्किट का ना हम एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, यूज क्या है उसका, उसका अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, इसके बाद हम उस पर आते हैं। अनुनादी परिपथ, एलसीआर सीरीज सर्किट जो होता है आपका, ये एक अनुनादी परिपथ होता है। कैसे ये रिजोनेंट सर्किट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अभी आपने एक चीज देखी हुई है कि हर एलसीआर परिपथ की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस सर्किट की ही होती है, समझ रहे हैं? ठीक, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो सर्किट की है जो एलसीआर सीरीज सर्किट होगा, और हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसकी भी तो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है एक। देखिए, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, they all are in series. We have applied here AC source, इस AC सोर्स का EMF E नॉट साइन ओमेगा टी इसकी इक्वेशन है। रेसिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C। ठीक है, इसमें इतना कैपेसिटेंस, इतना तो विद्युत वाहक बल है। करंट की इक्वेशन अगर आप बनाना चाहें तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? E इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, प्लस फाइव भी हो सकता है, माइनस फाइव भी हो सकता है। अब सोचोगे तो अभी जो पढ़ा था वो उसमें तो माइनस फाइव करा था आपने, तो उसमें मैंने ये भी तो माना था कि VL बड़ा है VC छोटा है, और ये भी बताया था कि अगर VC बड़ा हो जाएगा VL छोटा हो जाएगा तो फिर प्लस फाइव भी आ सकता है यहां पर। ठीक है, तो ये करंट की इक्वेशन आ जाएगी, वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन। ये ओमेगा कौन सा है? ये वो ओमेगा है जो आपने अप्लाई किया है।
अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आरोपित कोणीय आवृत्ति, ये आरोपित कोणीय आवृत्ति है। इसके बाद प्रतिबाधा, इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, √r² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। I नोट की वैल्यू भी आपको मालूम है, E नोट अपॉन Z होता है, Z मीन्स R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस आपको लेके दिखाना चाहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। कंडीशन 1, ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि रेजोनेंट सर्किट आखिर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। कंडीशन 1, यदि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, पन्ने पलट के देखो 1/√LC क्या था, ओमेगा का मान निकाला था आपने और आगे चल के इसी को हमने एफ में कन्वर्ट कर दिया था, उसको बोल दिया था आवृत्ति परिपथ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो जरा, आप एक काम कर लो, जो पिछला आर्टिकल आपने किया है ना, उसमें ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC जहां पर आया है वहां पर इसको ओमेगा नॉट कर लो, आप ओमेगा नॉट कर लीजिए वहां पे इसे। अरे नहीं समझ में आया, देखो अभी पिछला आर्टिकल किया हुआ है आपने, उसमें एक जगह पर आया है ओमेगा बराबर 1/√LC, ये मिला कि नहीं मिला आपको? मिला। तो उसमें ओमेगा जहां लिखा हुआ है वहां ओमेगा नॉट बना दो छोटा सा ऐसे, ऐसा। और ये क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बस फर्क इतना है कि स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति है और जो एफ नॉट है वो स्वाभाविक आवृत्ति उसको बोलते हैं, बस उसके साथ कोणीय शब्द नहीं लगाते। तो आज हमने क्या शर्त मान लिया कि अगर ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट के इक्वल हो गया मींस 1/√LC हो गया। इसका क्या मीनिंग है बता सकते हैं आप मुझे? इसका मतलब है ओमेगा क्या बताया मैंने है? आरोपित कोणीय आवृत्ति। अगर हमने जो आवृत्ति अप्लाई की है सर्किट में, हमने जो ईएमएफ अप्लाई किया है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो सुन रहे मेरी बात आप? अगर हमारे द्वारा आरोपित की गई आवृत्ति, विद्युतवाहक बल की आवृत्ति परिपथ एलसीआर श्रेणी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी, अर्थात इसके बराबर होगी, तो करंट का क्या होगा बता सकते हैं? उस वक्त Z कैसा होगा? उस वक्त Z होगा मिनिमम और उस समय करंट कैसी होगी? मैक्सिमम। चेक कर लो ना, देख लो जरा कि जब आवृत्ति 1/√LC होगी तो XL XC के बराबर होगा, और अगर XL XC के बराबर हो गया तो Z मिनिमम होगा, और अगर Z मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। क्या ये वाली शर्त आपको समझ में आई? इसको गौर करके अच्छे से ध्यान रखिए। आप XL और XC को क्या लिख सकते हो? इनके फॉर्मूले आपको मालूम है सबको। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1/ωc। नाउ लेट्स मूव टू द कंडीशन नंबर 2। सभी बच्चे गौर से देखें। यदि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, क्या मतलब है इसका? बताइए क्या मतलब है भाई इसका? यदि
हाँ बताओ बताओ क्या मतलब, नहीं बताओगे? अच्छा देखो सुनो, ओमेगा क्या है? ओमेगा है परिपथ एलसीआर श्रेणी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। तो अगर एलसीआर श्रेणी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम हो जाए तो क्या होगा? सुन रहे मेरी बात? अगर ये ओमेगा कम हो गया, पहले ज्यादा का ले लो आप। लिख लिया है क्या सबने? नहीं लिखा? चलो लिख लिया तो कोई बात नहीं। नहीं लिखा? अरे यार पगले हो तुम लोग क्या? ओमेगा अगर नहीं लिखा है तो फिर ज्यादा वाला पहले ले लो कंडीशन। अब देखो, अगर ओमेगा की वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? गौर से सुनिएगा। ओमेगा जब ज्यादा होगा बढ़ेगा। अभी इसमें कैसे होंगे? इसमें दोनों के ओमेगा कैसे थे आपस में? बराबर। मतलब इधर से आरोपित वाले का ओमेगा और इधर से नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा, ये दोनों कैसे थे आपस में? बराबर। अब हमने क्या कर दिया है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 0। अब हमने इस ओमेगा को ज्यादा कर दिया, ओमेगा को इसकी तुलना में थोड़ा बढ़ा दिया, इसका लेवल थोड़ा हाई कर दिया, और ओमेगा नोट उसकी तुलना में कैसा हो गया? ओमेगा नोट कम रह गया। अब आप देखो, अगर आप ओमेगा बढ़ा दोगे, आप एक काम कर लो, ये मान लो कि एक्सएल है और ये मान लो एक्ससी है। जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर था तो एक्सएल भी एक्ससी के बराबर था। अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा उस वक्त दोनों सेम लेवल पर हैं। अब हमने क्या किया? ओमेगा को ज्यादा कर दिया, इसकी तुलना में इसकी वैल्यू बढ़ा दी। किसकी? जो हमने आरोपित किया उसको ज्यादा आरोपित कर दिया, ज्यादा ईएमएफ ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ईएमएफ दे दिया हमने। अब अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ने से एक्सएल का क्या होगा? अधिक हो जाएगा पहले से, तो एक्सएल पहले की तुलना में और ज्यादा हो जाएगा, ये एक्सएल का लेवल आ जाएगा और ज्यादा हो गया। और एक्स ओमेगा के बढ़ने से एक्ससी का क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एक्ससी का लेवल पहले ये था और कम हो जाएगा, तो अब एक्सएल एक्ससी का लेवल ये आ जाएगा, अब एक्ससी यहां पर आ जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है या अब दोनों के बीच कुछ अंतर आ गया? कुछ अंतर आ गया, इतना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। पहले एक बराबर थे दोनों, कोई डिफरेंस नहीं था, 0 डिफरेंस था। अब एक्सएल बड़ा हो गया ओमेगा ज्यादा कर देने से, एक्ससी छोटा हो गया, एक्सएल थोड़ा ऊपर चला गया, एक्ससी नीचे आ गया। नाउ दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू। डिफरेंस पहले की तुलना में क्या हुआ? बढ़ा कि घटा या कुछ नहीं हुआ? पहले की तुलना में एक्सएल और एक्ससी का अंतर बढ़ गया, घट गया कि कोई चेंज नहीं आया? बढ़ गया। अब अगर एक्सएल माइनस एक्ससी यानी कि दोनों का अंतर बढ़ जाएगा तो प्रतिबाधा का क्या होगा? हाँ जी, बढ़ जाएगी। भाई इनका डिफरेंस का क्या हुआ? बढ़ गया, तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? हाँ, तो यही तो हम लिखना चाहते हैं। एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? अगर एक्सएल माइनस एक्ससी बढ़ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी बढ़ जाएगा तो Z का क्या होगा बताओ? Z बढ़ जाएगा। अगर Z बढ़ जाएगा तो करंट का बताइए। हाँ जी, अरे आवाज ही नहीं आ रही। अगर Z बढ़ गया तो क्या होगा? I का कम हो जाएगी, तो करंट मिनिमम हो जाएगी। कब करंट मिनिमम हो जाएगी? जब फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा कर दोगे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? फिर से सुनो। अच्छा, हर एलसीआर सीरीज सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने विद्युत वाहक बल जो उसको दिया उसकी आवृत्ति उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर दी आपने,
तो करंट का क्या हो जाएगा? घट जाएगी, करंट कम हो जाएगी। मिनिमम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये नहीं कह सकते, अब कम हो जाएगी लिख दो। वो शब्द कम अच्छा लग रहा है थोड़ा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, घट जाएगी। अब थोड़ा जरा तीसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड पे बेटा क्या ले सकते हैं? कंडीशन थर्ड पे ले सकते हैं यदि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा नॉट से कम है, क्या मतलब है इसका बताइए? आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति LCR श्रेणी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से कम है। ठीक, अगर ओमेगा कम है तो क्या होगा? एक्सीएल का क्या हो जाएगा? ओमेगा के कम होने से एक्सीएल का बताइए। एक्सीएल के बारे में कमेंट आई, कम हो जाएगा। एक्ससी का क्या होगा? बढ़ जाएगा। इस बार ओमेगा कम कर दिया तो इस बार एक्सीएल अपने पुराने लेवल से थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब ये एक्सीएल नीचे आ जाएगा और एक्ससी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्ससी का लेवल हाई हो गया। अब दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। अब दोनों के बीच का डिफरेंस भी अभी भी ज्यादा ही है। डिफरेंस ऐसा नहीं आ पाया, ये अभी भी डिफरेंस कैसा है? मतलब एक्सएल और एक्ससी का अंतर कैसा है? ज्यादा। तो स्क्वायर भी कैसा होगा? ज्यादा। एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो जेड कैसा होगा? अधिक, ज्यादा। अगर जेड ज्यादा होगा तो करंट का क्या होगा? कम हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई? तो ओमेगा कम कर दिया, उससे एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या होगा? ये समझ आ गया ना सभी को? बढ़ जाएगा। ये एक्सएल यहां कब चला? ये एक्सएल और एक्ससी ये वाले कब हैं? जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है। ये एक्सएल और ये एक्ससी कब है? जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है। और ये वाला एक्सएल और ये वाला एक्ससी कब है? जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। ठीक है, बढ़ जाएगा। और अगर एक्सएल डिफरेंस एक्ससी बढ़ गया तो जेड का क्या होगा? जेड भी बढ़ जाएगा। अगर जेड बढ़ जाएगा तो एक बार फिर से करंट के बारे में कमेंट करिए। करंट घट जाएगा कि जाएगी? चलो जाएगी कर लो, ठीक है। करंट घट जाएगी। करंट के साथ घट जाएगा शब्द थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, घट जाएगी लिख लो। अब दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर LCR सीरीज सर्किट। ये बताओ क्या ये तीनों शर्तें आप समझ पाए हैं? क्या समझ में आया? इन तीनों को जब आपने देखा तो अब हमको एक बात समझ में आती है। क्या? अगर LCR सीरीज सर्किट कोई भी है तो उस LCR सीरीज सर्किट की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। उसके फॉर्मूले आप देख चुके हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम अगर उस LCR सीरीज सर्किट में जो विद्युत वाहक बल हम अप्लाई करेंगे जाके, जो विद्युत वाहक बल हम आरोपित करते हैं जाकर के, अगर उसकी आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? दो विद्युत वाहक बल हुए कि नहीं? बताओ, दो विद्युत वाहक बल हुए कि एक ही हुआ? दो विद्युत वाहक बल हैं और दो फ्रीक्वेंसी है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी? एक तो LCR श्रेणी परिपथ की अपनी खुद की स्वाभाविक आवृत्ति, और दूसरी LCR श्रेणी परिपथ में जो आवृत्ति का विद्युत वाहक बल हम आरोपित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति। दो फ्रीक्वेंसीज हो गई यहां पे, याद रहेगा आपको। अगर आरोपित आवृत्ति LCR सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो सर्किट पे करंट का क्या होगा? बढ़ जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगी। देख रहे हैं, अगर बराबर है तो। लेकिन अगर आपके द्वारा आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से ज्यादा है, आपने बड़ी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल दिया उसको
और उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, कम है, उस वक्त क्या होगा? करंट घट जाएगी, करंट ज्यादा नहीं बनेगी, फिर थोड़ी करंट बनेगी, जरा सी करंट बनेगी, कम हो जाएगी। ऐसा कब होगा? जब हम आरोपित विद्युत वाहक बल को ज्यादा कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देंगे। अब अगर आपने आरोपित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से कम कर दिया, तब करंट का क्या होगा? तब भी घट जाएगी। इसका मतलब साफ है कि केवल एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है जब उसको आप सर्किट पे अप्लाई करोगे तो ही करंट कैसी बनेगी? मैक्सिमम। उसके अलावा उससे कम फ्रीक्वेंसी की करंट दोगे, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ईएमएफ दोगे तो करंट कैसी बनेगी सर्किट में? मिनिमम, और करंट कम हो जाएगी। ये हम आपको समझाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? और यही है जिसे हम बोलते हैं अनुनादी परिपथ। क्यों? क्योंकि जब आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति और परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति बराबर होती है ना, तो करंट मैक्सिमम हो जाती है। और अगर आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न हो जाए, फिर चाहे वो कम कर दो या ज्यादा कर दो, दोनों ही हालात में करंट उसमें मिनिमम हो जाएगी, करंट घट जाएगी तुरंत। समझ रहे? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। इसको कौन सी आवृत्ति बोलते हैं? क्यों? अगर क्लास 11th में अनुनाद आपने पढ़ा होगा तो एक चीज उसमें देखी होगी, अनुनाद, रेजोनेंस कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। अनुनाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अरे भाई सुनो, अनुनाद को रेजोनेंस कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जब आपने देखा होगा कि जब हर चीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर वस्तु की इस दुनिया में अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, एक स्वाभाविक आवृत्ति है। हम तो आज सर्किट की बात कर रहे हैं, दुनिया में हर चीज की, इस कमरे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। दुनिया में हर चीज की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। अगर ध्वनि की आवृत्ति किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है या उसकी पूर्ण गुणज हो जाती है, तो उसके कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। कंपनों का आयाम बढ़ जाता है और उसके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब सेना के जवान पुल को पार करते हैं तो वो कभी कदम से कदम मिला के नहीं चलते। जैसे जब अलग कहीं चलते हैं तो कदम से कदम मिला के चलते हैं, लेफ्ट राइट करके चलते हैं। एक साथ सबका लेफ्ट पैर आगे जाता है, फिर एक साइड सबका राइट पैर आगे जाता है। लेकिन जब वो पुल को पार करते हैं तो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि पुल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर सेना के जवान ये करते हुए चलेंगे तो एक साथ उनके कदमों के जमीन पे पटके जाने से जो ध्वनि पैदा होगी, अगर धोखे से भी उस ध्वनि की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गई या पूर्ण गुणज हो गई, तो पुल के कंपनों का आयाम बढ़ जाएगा। तो पुल अभी ऐसा कंपन करता है, ऐसे दिख रहा है आपको, और फिर पुल कैसे कंपन करेगा? आयाम बढ़ जाएगा ऐसे। फिर क्या होगा? उसको गिरने में टाइम नहीं लगेगा, पुल गिर जाएगा। आपने कभी गौर किया हो, दीपावली के मौसम में एक बम, एक पटाखा आप आकर अपने कमरे के अंदर फोड़ दो, वही पटाखा बाहर फोड़ोगे कम आवाज आती है, कमरे के अंदर फोड़ दो एक पल भर के लिए लगता है कमरा हिल गया। क्या महसूस किया है कभी आपने? अरे कमरे के जस्ट बाहर फोड़ के देखो, आपको ये फीलिंग आएगा, ऐसा लगेगा कमरा हिल रहा था थोड़ी देर के लिए। क्यों? उससे जो साउंड पैदा हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कमरे की स्वाभाविक आवृत्ति के कैसी हो गई, तो खतरा है कमरा गिर जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है? तो जब एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, इस घटना को बोला जाता है अनुनाद की अवस्था। और यहां भी तो वही हो रहा है। जब आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति एलसी और श्रेणी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो परिपथ में करंट बढ़ जाती है। लेकिन अगर आरोपित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न रहती है, फिर वो चाहे ज्यादा हो या कम हो, करंट की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है? कम ही रहती है, बढ़ती नहीं है। ऐसा कब होता है कि करंट मैक्सिमम बनती है सर्किट में? जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए इस फ्रीक्वेंसी का नाम हमने रखा
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको भी बोला अनुनाद की अवस्था। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अनुनादी आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति बोलते हैं? अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस परिपथ को क्या कहेंगे? अनुनादी परिपथ। अगर ऐसा हो रहा है सर्किट में तो ऐसे परिपथ को बोलेंगे अनुनादी परिपथ। अब ये अनुनादी परिपथ हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि यही तो हमको समझाएगा कि आप रेडियो में, टेलीविजन में जो चैनल बदलते हैं कैसे। अभी एक आप टीवी आपने चलाई, आपने रिमोट दबाया, आपने देखा जी चैनल, जी सिनेमा आपको दिख रहा है, जी टीवी आ रही है, उस पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, प्रोग्राम अच्छा नहीं आ रहा, आपने बदल दिया, आप स्टार टीवी देखना शुरू कर दिया, आपने फिर बदल दिया, आप सोनी टीवी देखना शुरू कर दिया आपने। तो इस तरीके से आप चैनल बदल लेते हो। कैसे कर पाते हैं? ये ऐसे सर्किट से पॉसिबल हो पाता है, लेकिन कैसे करते हैं अब इस बातों का जिक्र हम करेंगे लेकिन अगली क्लास पे। बट आई होप कि अनुनादी परिपथ क्या होता है आपको समझ में आया। अनुनादी आवृत्ति किसको कहते हैं यदि आप समझ गए तो ठीक है। आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।